एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका पहले एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अजय चौधरी। आज हम अपना अलग जो अगला टॉपिक है पॉलिटी का, भारतीय राज्य व्यवस्था का, वो डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोस में देखा था हमने, सबसे पहले वीडियो में था चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 से लेकर 1853 तक के थे। फिर उसके बाद हमने देखा क्रांति के बाद के 1858 से लेके 1919 तक के जो भारत परिषद अधिनियम थे वो देखे, साइमन कमीशन देखा और पूना पैक्ट के बारे में पढ़ा। तो आज का हम जो टॉपिक है वो आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लें, अवेलेबल है। और टेलीग्राम चैनल जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, क्योंकि नए वीडियो की जानकारी, पीडीएफ और टेस्ट सीरीज संबंधी जो कोई भी जानकारी है वो टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दी जाती है। चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वो जाके पिछला वीडियो जरूर देखें, तभी आपको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो बात आती है पूना पैक्ट के बाद भारतीय संविधान निर्माण में जिस चीज का अहम योगदान रहा था वो था भारत शासन अधिनियम 1935। अब देखो, जिस प्रकार संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि हम देखते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तक जाती है, वैसे ही जो 1935 का ये जो भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम जिसको कहा गया, ठीक है, क्या कहा गया इसको? भारत शासन अधिनियम। तो इसकी पृष्ठभूमि भी थोड़ा पीछे तक जाती है। पीछे तक कहाँ तक? मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले इसकी बात आती है जो स्वराज्य दल था। स्वराज्य दल जो था 1923 में मोतीलाल नेहरू, ठीक है, और चित्तरंजन दास, CR दास जिनको कहा जाता है, उन्होंने बनाया था। तो जो स्वराज्य पार्टी थी, स्वराज्य जो दल था, ठीक है, कौन सा? स्वराज्य दल। ये क्यों बनाया गया था? क्योंकि जो 1919 के जो सुधार थे, मोंटेगू चेम्सफोर्ड, उनको लेके भारतीयों में असंतोष बढ़ता ही जा रहा था। और इसी असंतोष को जाहिर करने और विधानमंडल में शामिल होकर जो भी संवैधानिक सुधार होंगे उनको थोड़ा रोकने के लिए मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने सोचा कि इसके लिए हमको विधानमंडल में शामिल होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने जब 1923 में चुनाव हुए तो उसमें स्वराज्य दल बनाया, ठीक है। किसने बनाया था? यूपीएससी में आस्क्ड क्वेश्चन है ये। मोतीलाल नेहरू और CR दास, 1923 में, ठीक है। फिर इसी बात हमने देखा कि साइमन कमीशन आया। वो कब आया था? 1927 में, ठीक है। साइमन कमीशन, इसका काम क्या था कि भारत में जो संवैधानिक सुधार होंगे, ठीक है, तो उन पे एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए इसको ब्रिटेन से भेजा गया था। 7 सदस्य थे, ठीक है, सातों के सातों ब्रिटिश थे। तो फिर इसका भी विरोध हुआ। क्या कहा गया? साइमन वापस जाओ, ठीक है। इसने 1929 में अपनी एक रिपोर्ट दी, ठीक है। और 1929 में ही एक और जो मेजर घटना हुई थी वो थी नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट से आप कंफ्यूज मत होना, ये जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत करी थी। किसने? मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट क्या थी? मोतीलाल नेहरू, ठीक है, 1929 में नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू ने ये रिपोर्ट इसलिए प्रस्तुत करी थी कि 1925 में जो भारत के राज्य सचिव थे तो उनका नाम था बर्किन हेड, ठीक है। उन्होंने सीधा चैलेंज कर दिया था कि आप है ना एक प्रारूप तैयार करके बताओ हमें संविधान का। अगर भारत के लिए एक संविधान तैयार कर सकते हैं तो एक मसौदा या प्रारूप तैयार करके दिखाओ। तो उसी को चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए जो मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट 1929 में प्रस्तुत करी। इसमें 9 मेंबर की कमेटी थी इनकी, ठीक है। और 9 मेंबर में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू दोनों शामिल थे, जिनका आगे के जो स्वतंत्रता संग्राम के आगे के इवेंट्स थे उनमें उनका बहुत बड़ा मेजर रोल है, ठीक है। तो क्या क्या देख लिया हमने?
कि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था उसमें किस किस का मेजर रोल था? स्वराज्य दल, जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, सीआर दास जिनको कहा गया, साइमन कमीशन आया था संवैधानिक सुधारों के लिए, और फिर उसके बाद नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करी, फिर गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन जो थे वो 3 गोलमेज सम्मेलन थे, ठीक है। और वो इसीलिए गोलमेज सम्मेलन जो ब्रिटेन में हुए थे, गोलमेज इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें राउंड टेबल माना गया। राउंड टेबल पे बोले ये सम्मेलन होगा जिसमें सबको इक्वली माना जाएगा। जब डिस्कस करेंगे कोई चीज तो राउंड टेबल के चारों ओर बैठते हैं सब, तो सबको एक इक्वल पोजीशन मानी जाएगी। लेकिन इससे कुछ खास निष्कर्ष निकला नहीं था गोलमेज सम्मेलन से। तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 था वह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज था, ठीक है, संविधान की तरह ही था, जिसमें 321 तो धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। अनुसूची क्या होती है? इसको एक पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, फिर अनुसूचियों के अंडर में धाराएं होती है, ठीक है। तो 321 तो धाराएं और 10 अनुसूचियां थी, तो ये याद रखना, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखें तो ये कब हुआ था? ये ब्रिटिश संसद ने अगस्त 1935 में पारित कर दिया था, 1935 अगस्त में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। मुख्य प्रावधान अगर हम इसके देखें, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम था, दोनों नाम से जाना जाता है इसको, तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है अखिल भारतीय संघ, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि अखिल भारतीय, ऑल इंडिया, संघ, यूनियन। तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उसमें एक प्रावधान था कि इसके अनुसार अखिल भारतीय संघ में जो सभी ब्रिटिश प्रांत जिन पे ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल था, मुख्य आयुक्त के प्रांत और सभी भारतीय प्रांतों का सम्मिलित होना अनिवार्य था। देशी रियासत जो थी, जो उस वक्त राजाओं के अंडर में थी, तो जो उन्होंने संधियां कर रखी थी ब्रिटिश सरकार से, तो उनको देशी रियासतें कहा जाता था। तो देशी रियासतों का सम्मिलित होना वैकल्पिक था, ये शामिल नहीं हुई थी, ध्यान रखना, देशी रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई थी। फिर इसमें 3 सूचियां बनाई गई शक्तियों के बंटवारे और विषय के बंटवारे के लिए, ठीक है। तो इसमें 3 सूचियां बनाई गई, ठीक है, जिनमें विषयों का बंटवारा हुआ। संघीय सूची जिसमें 59 विषय थे, राज्य सूची 54 विषय थे, और संवर्ती सूची जिसमें 36 विषय थे। जो संघीय सूची होती है उस पे केंद्र से कानून बनते हैं, ठीक है। जैसे अगर आज के टाइम की हम बात करें, जैसे रक्षा है, तो रक्षा से रिलेटेड कोई भी कानून बनेगा तो कौन बनाएगा? केंद्र सरकार, ठीक है। फिर राज्य सूची है, तो राज्य सूची में जो भी विषय होते हैं उस पे कानून कौन बनाता है? राज्य, ठीक है। और जो समवर्ती सूची होती है, कॉन्करेंट लिस्ट इसको इंग्लिश में कहते हैं, समवर्ती सूची में जो भी विषय होते हैं उस पर दोनों सरकारें, सेंट्रल केंद्रीय और स्टेट राज्य, दोनों इस पे कानून बना सकते हैं। और जब बात आ जाए कि मान लो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए कि स्टेट भी कानून बनाना चाहता है, सेंटर भी बनाना चाहता है, तो जब राज्य और केंद्र दोनों इसमें किसी विषय पे अगर दोनों में टकराव होता है, तो जो केंद्र का जो कानून होगा वो केंद्र का कानून इस पे प्रिवेल करेगा, ठीक है, केंद्र के कानून को माना जाएगा। फिर हम बात करें कि और क्या प्रावधान थे इसमें। मैं एक बार सजेस्ट करूंगा कि आप कई बार कंफ्यूज ना हो, इसमें कोई भी टर्म अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप सीधा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि अगले वीडियो की स्टार्टिंग में हम उस चीज को शामिल कर लेंगे और आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है आगे के प्रावधानों की। तो इसमें जो अवशिष्ट शक्तियां थी, अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है कि जो केंद्र सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों में ही ना हो, उसको अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। तो ये कब किसको दिया गया? वाइसराय को, ठीक है, ये ध्यान रखना। वापस रिपीट कर देता हूं कि जो अवशिष्ट शक्तियां थी, अवशिष्ट शक्तियां किसको कहते हैं? जो विषय, ऐसा विषय जो संघ सूची, ठीक है, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों में ही ना हो, तो उसको अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। वो किसको दी गई? वायसराय को। यूपीएससी में 2018 में क्वेश्चन था कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें से जो अवशिष्ट शक्तियां थी
वो किसको दी गई थी, ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन था, रिपीट। तो ये आप याद रखना, किसको दी गई अवशिष्ट शक्तियां, वाइसरॉय को। जो देशी रियासतें थी तो उन्होंने इसमें शामिल होने से आपको पता है मना कर दिया था। तो ये जो संघीय व्यवस्था थी ये कभी अस्तित्व में ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। फिर जो प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था हमने देखा था 1919 के जो मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार थे, उसमें प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू करी गई थी, ठीक है, वो समाप्त कर दी गई और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया। स्वायत्तता मतलब स्वतंत्रता, उनको ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई, ज्यादा स्वतंत्रता दी गई, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात, अवशिष्ट शक्तियां वायसरॉय को दी गई, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई, ठीक है, समाप्त कर दी गई। फिर इस अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्री जो होते हैं तो उनकी सलाह पर काम करना आवश्यक था। अब एक डाउट और आया बच्चों का पिछले वीडियो में कि सर उत्तरदायी सरकार क्या होती है, ठीक है, उत्तरदायी सरकार क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या होती है। उत्तरदायी सरकार से यहाँ तात्पर्य है कि उत्तरदायी सरकार, ठीक है, इससे तात्पर्य है कि कोई भी सरकार जिसको लोग चुन रहे हैं, ठीक है, तो लोग चुनते हैं तो क्या होता है कि सरकार की जवाबदेहिता बनती है, अकाउंटेबिलिटी होती है सरकार की, ठीक है, किसके प्रति, लोगों के प्रति, कि आप जो भी करोगे लोगों के हित के लिए करोगे, अदरवाइज जो नेक्स्ट चुनाव होंगे उसमें आपको मौका नहीं मिलेगा। जैसे कि हम देखते हैं अभी जो भारत में सिस्टम है उसमें उत्तरदायी सरकार ही होती है, वो उसकी जवाबदेहिता होती है लोगों के लिए, क्योंकि लोग उन्हें चुनते हैं, तो लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि, उनकी उत्तरदायिता बनती है किसके लिए, लोगों के लिए, ठीक है, तो उसको उत्तरदायी सरकार कहते हैं। तो उत्तरदायी सरकार की स्थापना की और गवर्नर को जो है, जो विधान परिषद थी उसके लिए जो उत्तरदायी मंत्री थे उनकी सलाह पर काम करना आवश्यक था, ठीक है, ध्यान रखना। फिर ये अभी मैंने बताया था कि प्रांतों में द्वैध, ये 2 बार हो गया सॉरी पीपीटी में, ठीक है, ये 2 बार हो गया, कोई नहीं, हमने पढ़ लिया था कि प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त कर दी और उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, ठीक है, उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था, किसका, गवर्नर के लिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और जो आती है कि 1935 का जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, उसमें केंद्र में, कहां पे, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया, ठीक है, प्रांतों में तो क्या किया, द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया, और जो केंद्र है, केंद्र में उन्होंने द्वैध शासन प्रणाली स्टार्ट करी। तो परिणाम स्वरूप जो हमने देखा था अभी कि विषयों को 3 सूचियों में बांटा था, किसमें, संघीय, राज्य और समवर्ती, संघीय, राज्य और समवर्ती, और जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो वाइसरॉय को दे दी गई थी, ठीक है। तो जो संघीय विषय थे अब उनको भी 2 भागों में बांट दिया, पहला स्थानांतरित और आरक्षित, ठीक है, और लेकिन हालांकि ये प्रावधान कभी लागू नहीं हुआ, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर उसके बाद जो अगली चीज इस एक्ट में आती है वो ये है कि इस नियम के अनुसार मैंने बताया ना कि अभी इसमें द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई, ठीक है, तो जो 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। द्विसदनीय व्यवस्था क्या होती है, वहां पे विधान परिषद भी होता है, विधानसभा भी होती है, ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे जब, जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो। विधानसभा लोअर हाउस होता है स्टेट का, विधान परिषद अपर हाउस होता है स्टेट का, ठीक है, लोअर हाउस मतलब निचला सदन और विधान परिषद मतलब ऊपरी सदन। तो अभी भारत में ये कुछ ही राज्यों में है, अगर हम वर्तमान की बात करें, और उस वक्त ये 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ करी गई। तो वो राज्य हम देख लेते हैं कि बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम, ठीक है, बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम, याद रख लेना आप एक बात। फिर हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध है, अभी भी इनको पूरी तरह से छूट नहीं थी, ठीक है, ऑटोनॉमी नहीं थी, स्वायत्तता नहीं थी, जो विधान परिषद और विधानसभा थी उस पर अभी भी कई प्रकार के प्रतिबंध थे। फिर बात आती है दलित, जो हमने देखा था ना अभी पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट क्यों हुआ था, जो रामजी मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक अवार्ड दिए थे 1932 में। तो उसके बाद मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ आपको, वो क्या था वापस से, जिसने पिछला वीडियो देखा उसको पता है कि मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक अवार्ड दिए 1932 में। तो गांधी जी को इस चीज से दिक्कत हुई क्योंकि उन्होंने
जो प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति है वो दलितों तक भी विस्तार कर दिया था उसका। प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति मैंने आपको समझाया था उस वक्त। तो दलितों को जब उन्होंने विस्तार किया तो गांधी जी ने पुणे की जो यरवदा जेल थी उसमें अनशन कर दिया था। अनशन करने के बाद जो पूना पैक्ट हुआ था, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। पूना पैक्ट बी आर अम्बेडकर तो थे दलितों की तरफ से, ठीक है, और जो कांग्रेस की तरफ से थे, तो गांधी जी तो जेल में थे, गांधी जी ने अनशन कर रखा था। तो आरएएस में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था ये 2018 में कि गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने ये एक्ट, सॉरी एक्ट नहीं, पूना पैक्ट अंबेडकर के साथ साइन किया था। याद रखना ये कि जो पूना पैक्ट था 1932 में, बी आर अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय ने गांधी जी के बिहाफ पे, गांधी जी तो जेल में थे तो मोहन मालवीय ने ये साइन किया था। जिसके बाद हिंदू का जो चुनाव था वो एक ही कर दिया गया था, हालांकि दलितों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मिल गया था। तो ऐसा ही फिर 1935 का जो एक्ट था उसमें दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया गया। फिर उसके बाद हमने देखा था जो भारत शासन अधिनियम 1858 आया था क्रांति के बाद वाला, तो उसके द्वारा जो भारत परिषद की स्थापना करी गई थी ना, उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। फिर मताधिकार जो पहले कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित था ना, कि जो कर के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, उसको अब थोड़ा बढ़ाया गया और लगभग 10% आबादी को मत का अधिकार मिल गया। तो मान लो जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए तो उसमें एक ऑप्शन दे दे कि कितनी परसेंट जनसंख्या को 1935 के अधिनियम में मताधिकार मिला था लगभग, तो वो 10%, ठीक है। प्री के लिए ध्यान रखना। मेंस में आपसे पूछेंगे तो हो सकता है 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसी का रोल पूछ लिया जाए, भारत जो संविधान उस निर्माण हुआ था उसमें, तो वो हम आगे अच्छे से और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे अभी। फिर अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये याद रखना कि इसी अधिनियम के अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, आरबीआई। जो आज हम देखते हैं ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। किस अधिनियम के अंडर में? भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। तो आरबीआई की स्थापना करी गई। फिर हम चले अगले पॉइंट पे। तो इसने न केवल संघ लोक सेवा आयोग बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की। ज्वाइंट देखो, एक तो गया पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, लोक सेवा आयोग। आज यूपीएससी देखते हैं ना हम, ठीक है, जो आर्टिकल 312 है, कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद कौन सा है संविधान में? 312। क्या है 312? 312 के अकॉर्डिंग है ना कि ऑल इंडिया जो सर्विस रिक्रूटमेंट होता है उसके लिए उसके अंडर में कि आईएएस और इवन आईजेएस के लिए भी परीक्षा, जुडिशियल सर्विस, ठीक है, भारतीय न्यायिक सेवा। हालांकि ये होती नहीं है ये वाली एग्जाम। आईएएस तो आपको पता है यूपीएससी कराता है। तो इसकी जो रिक्रूटमेंट है इससे रिलेटेड अनुच्छेद किसमें है? 312 में, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करी जाए तो ये है फिर 315 से 323 आर्टिकल, अनुच्छेद 315 से 323 में इसके लिए प्रावधान है, ठीक है। तो उस वक्त की बात करते हैं हम, ये तो मैंने अभी का बता दिया आपको ताकि आपको थोड़ा याद रहे। उस वक्त न केवल एक पब्लिक सर्विस कमीशन बल्कि उसके अलावा प्रांतों में भी, जैसे आज हम देखते हैं ना आरपीएससी, एमपीपीएससी, जो राज्यों के लिए अलग से सर्विस कमीशन होता है, उसी प्रकार उस वक्त एक तो केंद्र के लिए, एक स्टेट के लिए, राज्यों के लिए, प्रांतों के लिए, ठीक है, और एक किया गया ज्वाइंट, संयुक्त, कि जब मान लो 2 राज्य है, दोनों के लिए एक साथ लोक सेवा आयोग की परीक्षा का आयोजन करवाना है तो उसके लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की गई, ठीक है। 1937 में फिर इसी अधिनियम के अंतर्गत संघीय न्यायालय की भी स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट जिसको समझ सकते हैं, मतलब उस वक्त का संघीय न्यायालय था ये, ठीक है, यूनियन कोर्ट, ठीक है। तो उसकी स्थापना कब हुई? संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 के अधिनियम में एक कोर्ट भी बना था, ठीक है, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखना आप। तो ये तो हो गया एस्पिरेंट्स 1935 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है।
इसके बाद आ जाता है जो महत्वपूर्ण एक अधिनियम है, वो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके द्वारा भारत को जिसके अंतर्गत भारत को स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसका भी संविधान निर्माण में बहुत बड़ा रोल था। क्यों था ये हम अभी देखते हैं आगे, कि किस प्रकार इसमें कौन से प्रोविजंस थे जिन्होंने हेल्प करी भारतीय संविधान को विकसित होने में, और इसका क्या रोल था उस वक्त। क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो था, ये था जब भारत और पाकिस्तान, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत पाकिस्तान का जब निर्माण स्वीकार किया था। ठीक है, ये किया था माउंटबेटन योजना के तहत। ठीक है, योजना, ध्यान रखना ये बात। संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था, एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ आगे हम, क्योंकि इससे अगला टॉपिक हमारा संविधान सभा होगा अब सीधा। ठीक है, जो कि RAS प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ वो हुआ था कैबिनेट मिशन के तहत, तो ये कंफ्यूज मत होना आप। ठीक है, संविधान सभा का निर्माण हुआ कैबिनेट मिशन के तहत। भारत और पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ था वो माउंटबेटन योजना थी। उस वक्त जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, ठीक है, तो एटली ने माउंटबेटन भेजा था, माउंटबेटन योजना का भेजा था इंडिया को। तो माउंटबेटन योजना जो थी वो 3 जून 1947 की योजना पर दोनों समुदाय, दोनों कौन से, कांग्रेस थी उस वक्त और एक मुस्लिम लीग थी, तो दोनों समुदायों द्वारा सहमति करने के उपरांत ब्रिटिश संसद ने ये जो योजना थी तो इसका एक प्रारूप तैयार किया भारत की स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, तो भारत स्वतंत्रता विधेयक का प्रारूप तैयार किया और इस विधेयक को ब्रिटिश संसद के बहुमत से पारित करके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से स्थापित किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जो था माउंटबेटन योजना, अभी भी मैंने बताई कि इसके आधार पर ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार है। तो इसके मुख्य प्रस्ताव क्या क्या थे। सबसे पहला जो था कि भारत में ब्रिटिश राज्य समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। पहले ये जो डेट थी ये ऐसे था कि 30 जून 1947 को, सॉरी 30 जून 1947 को भारत पे से ब्रिटिश जो भी सरकार का, गवर्नमेंट का कंट्रोल था, नियंत्रण था, वो खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जो पूर्ण स्वतंत्रता मिली भारत को वो 15 अगस्त 1947 को मिली। पाकिस्तान को इससे एक दिन पहले स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था, जो था 14 अगस्त 1947। ठीक है, अब उस वक्त आपको पता है कि जो इंडिया था, तो मान लो जैसे मैं अभी रफ मैप बना रहा हूँ बिल्कुल, ये अभी हम देखते हैं ऐसे इंडिया है मान लो, तो इधर बांग्लादेश है, इधर पाकिस्तान है, तो इस जगह को और इस जगह को मिला के बना पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, और इसमें जो भी देशी रियासतें या प्रांत थी, तो प्रांत तो भारत में सम्मिलित मान लिए गए। ठीक है, देशी रियासतों को फ्री छोड़ा गया कि आप चाहो तो हिंदुस्तान में शामिल हो सकते हो या आप चाहो तो आप पाकिस्तान में शामिल हो सकते हो। ठीक है, फिर मैंने आपको अभी भी बताया कि भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र, संप्रभु मतलब जिसके ऊपर अब किसी का कंट्रोल नहीं है, जो खुद का कानून खुद बना सकता है, खुद की संप्रभुता की रक्षा खुद कर सकता है। तो भारत और पाकिस्तान का सर्जन किया गया। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता भी इनको थी। उस वक्त जो जिस भी कॉलोनीज पे, उपनिवेशों पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार होता था, उन्हें कॉमनवेल्थ में शामिल होते थे वो। हालांकि इंडिया आज भी कॉमनवेल्थ का सदस्य है, लेकिन उस तरीके से नहीं। आज कॉमनवेल्थ गेम होते हैं ना वो इसीलिए, वो उनका पार्ट इसीलिए। तो कॉमनवेल्थ के जो सदस्य थे उनसे अलग होने की भी स्वतंत्रता थी। ठीक है, एक और चीज मैं आपको यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि उस वक्त फिर जो भारत और पाकिस्तान, जैसे मान लो ये भारत हो गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और यहाँ पाकिस्तान है ना, तो यहाँ जो इनकी बाउंड्री है इसको रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि उस वक्त जिस कमेटी का गठन हुआ था रेड क्लिफ, तो इसलिए इसको रेड क्लिफ लाइन कहा गया। जो पश्चिमी सीमा है ना, पश्चिमी बॉर्डर भारत पाकिस्तान के लिए तो ये पूर्वी हो जाएगा और इंडिया के लिए पश्चिमी, तो इसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। और अगर भारत और अफगानिस्तान की बात की जाए तो उसको
डूरंड बोला जाता है, डूरंड लाइन, क्योंकि डूरंड कमीशन ने उसका जो बॉर्डर लाइन थी उसको बताया था कि यहाँ से बॉर्डर अफगानिस्तान और पाकिस्तान, तो डूरंड लाइन तो अफगानिस्तान एंड इंडिया, और रेड क्लिफ लाइन पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है। सॉरी। फिर जो 1947 का जो अधिनियम आया उसने वॉइसरॉय का पद तो समाप्त कर दिया, ठीक है। जो वॉइसरॉय हुआ करता था, कब आया था ये वॉइसरॉय का पद, याद करो, बताओ देखे, याद आया? 1858, ठीक है। तो वॉइसरॉय का पद आया था, इसको तो समाप्त कर दिया गया, और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सर्जन किया, ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछे, भारत का, स्वतंत्र भारत का, तो वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। जिसकी नियुक्ति क्योंकि वॉइसरॉय उस वक्त लॉर्ड माउंटबेटन ही था जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तो स्वतंत्र होते ही जो गवर्नर जनरल बना भारत का वो लॉर्ड माउंटबेटन हुआ। नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश ब्रिटेन को ताज को करनी थी, ठीक है। अब नया राज्य राष्ट्र बन गया ना, तो इसी की कैबिनेट सिफारिश करेगा कि गवर्नर जनरल ये होना चाहिए, तो ब्रिटिश ताज उसकी नियुक्ति करता था। हालांकि अब ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता था, क्यों? क्योंकि अब इनको स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था इन्होंने, ठीक है। यहाँ से इनका राज खत्म हो गया था। फिर इसने दोनों जो डोमिनियन राज्य थे, कौन कौन से, भारत और पाकिस्तान, उनकी जो संविधान सभाएं थी, उनको कि भाई अब तुम है ना, इतने दिन से तुम्हारा चला आ रहा है कि हम हमारा संविधान बनाएंगे, हम हमारा संविधान बनाएंगे, तो इनको कहा कि अब बनाओ तुम तुम्हारा संविधान, तुम एक तुम्हारी संविधान सभा बनाओ और अपना एक संविधान बनाओ। और इसकी टाइम लिमिट की फुल छूट थी इनको कि आप चाहो तो इसी कारण जो संविधान निर्माता थे हमारे भारत के, उन्होंने कई देशों के संविधान को पढ़कर उनमें से जो बेस्ट हो सकता था उस वक्त हमारी भारत की कंडीशन के आधार पर, तो उन अनुच्छेदों को संविधान में शामिल किया था, ठीक है। और किसी भी देश को संविधान को अपनाने की शक्ति दी कि आप दुनिया का कोई भी संविधान पढ़े और आपको जो अच्छा लगता है उसको अपनाओ। सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वह किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी, ठीक है। यहाँ तक कि जो ये स्वतंत्रता अधिनियम था ना 1947 का, इसको समाप्त करने का भी कानून बना सकती थी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब ऑटोनॉमी बहुत ज्यादा दे दी गई थी। हालांकि वो अभी भी इसलिए रुके हुए थे जो ब्रिटिश है इंडिया में, कि आप एक बार अपना अच्छे से स्थापित कर लीजिए, संविधान बना लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको जो पूरी शक्तियां हैं वो समर्पित करके हम तो अपने देश लौट जाएंगे भैया। फिर उसके बाद ये तो हो ही गया, ठीक है। फिर जो दोनों डोमिनियन राज्य, फिर से रिपीट कर देता हूँ, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। इनको शक्ति दी गई इनकी विधानसभाओं को कि ये नई संविधान का निर्माण कर सकते हो और कार्यान्वित, ठीक है, अच्छे से इंप्लीमेंट होने तक अपने अपने क्षेत्रों के लिए विधानसभा भी बना सकते हो। और 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियन के ऊपर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए भी कानून नहीं बना लेंगे। मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद तो अगर जो ब्रिटिश संसद है वहां का कोई कानून है तो अपने यहाँ कानून यहाँ इंडिया में या पाकिस्तान में तभी लागू होगा जब यहाँ की जो विधानसभा है, ठीक है, तो वो जब तक कानून नहीं बना लेगी उस कानून को मानने के लिए, ठीक है। फिर ब्रिटेन में जो भारत सचिव का पद था उसको समाप्त कर दिया गया और इसकी शक्तियां जो राष्ट्रमंडल मामलों का सचिव हुआ करता था, उस वक्त राज्य सचिव, उसको स्थानांतरित कर दी गई, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा की और इसके साथ ही जो आदिवासी क्षेत्र उस वक्त के थे, तो उस वक्त समझौता संबंध हुआ करते थे, उनको राइट्स होते थे कुछ, तो उस पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया, ठीक है। ये चीजें आप एक बार, जैसे आपको अगर समझ में ना आए या आपको लगे कि सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं या जल्दी पढ़ा रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एक बार पॉज करें तसल्ली से, एक बार ये सारे पढ़ लें, ठीक है। उससे क्या है, दिमाग में आपके बैठ जाएगा कि इसमें ये चीजें हैं, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं जैसे कि 1947 का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम है, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अगर आपको लग रहा है कि कुछ और सुधारों की जरूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार पॉज करें वीडियो, सामने जो भी आपके लिखा हुआ है पीपीटी पे, पीडीएफ पे, वो पढ़ें अच्छे से, समझे, और फिर जो मैं उसके बैकग्राउंड बताऊंगा या उसका जो भी है मैं एक्सप्लेनेशन कर दूंगा अच्छे से। और अभी अब जैसे हमारी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होंगी ऐप पे, तो आप जल्दी से जल्दी रजिस्टर करें वहाँ पे, और ताकि बाद में आप पीछे ना रह जाए, ठीक है। ध्यान रखना एक बात।
फिर इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वह चाहे तो भारत में शामिल हो सकते हैं या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। ये मैंने बता दिया अभी आपको, ठीक है। किसने? जो 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम था, ठीक है। रियासतों को छूट दी कि आप पाकिस्तान में शामिल हो सकते हो या भारत में। एकीकरण आप बाद में अपन अच्छे से पढ़ेंगे एक बार। फिर अधिनियम ने नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने और भारत शासन अधिनियम जो 1935 था ना, उसके तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की, ठीक है। कि अभी नया संविधान बनेगा, गवर्नमेंट बनेगी, तो तब तक आप एक काम कीजिए, जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उसके तहत आप प्रांतीय सभाओं में सरकार चला सकते हो। फिर हालांकि जो उसके बाद अगर उस कानून में उनको लगी कि भाई वो तो 1935 में बना था, अभी तो कुछ सुधार की जरूरत है, तो कानूनों में सुधार कर सकती थी, ठीक है। फिर ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार, क्योंकि अब तक ब्रिटेन कंट्रोल था ना, तो धीरे धीरे सारी शक्तियां उनसे वापस ली जा रही थी, तो मताधिकार और स्वीकृत करने की जो अधिकार था उससे वंचित कर दिया गया। और ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर अभी भी किसी भी विधेयक को स्वीकार कर सकता था, ठीक है, लेकिन अब गवर्नर। और इसी के साथ शाही उपाधि से जो है भारत का सम्राट, जो क्राउन था, वो शब्द समाप्त कर दिया गया, ठीक है। ओके, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 वो भी पूरा होता है, ठीक है। और अब जो अपना नेक्स्ट लेक्चर में जो टॉपिक होगा वो सीधा संविधान सभा का निर्माण और उससे रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे हम। तो एक बार ये तीनों वीडियो आप वापस भी देख लेना। टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो मैं बता देता हूँ आपको लिंक, ठीक है। टेलीग्राम पर जब आप जाओगे ना तो सर्च करोगे ना पहल एकेडमी जयपुर, तो आपको चैनल मिल जाएगा वहां, वो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे, ठीक है। यूट्यूब पे चैनल आप सब्सक्राइब करें और प्ले स्टोर पे पहल एकेडमी का जो ऐप है वो डाउनलोड करें, ठीक है। वहीं से आप जो कोर्स है वो कोर्स परचेज कर सकते हो, बहुत ही नॉमिनल फीस है, ठीक है। वो आपको सारी जानकारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और अच्छे से पढ़े, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अगले सेशन में उसको क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।